हेलो बच्चों, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं डॉक्टर सूर्य नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, कुलभास्कर आश्रम, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, प्रयागराज। आज फूड टेक्नोलॉजी की द्वितीय सीरीज़ लेके आया हूँ। और बच्चों, ये जो प्रश्न हैं इनको एक प्रश्न न मानकर इसमें बहुत से उत्तर छिपे रहते हैं। तो इसको अगर समझ के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको आने वाली परीक्षाओं में फ़ायदा होगा। और कृपया थोड़ा जब आप प्रश्न देखते हैं तो अगर कहीं कोई आपको आपत्तिजनक या ऐसी बात लगती है जो आप पढ़े हैं मैच नहीं करता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक उसको समझ के पढ़ें। भले ही एक बार पढ़ें लेकिन समझ करके उसको पढ़ें। पहला प्रश्न है बच्चों, विनेगर इज ए प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक फर्मेंटेशन, नॉन ऑफ एबव। बच्चों, आप जानते होंगे जो सिरका बनाने की प्रक्रिया होती है वो वास्तव में एसिटिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी शुगरी प्रोडक्ट हो जिसमें कम से कम 10% अगर फर्मेंटेबल शुगर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 10% किण्वन योग्य शुगर है तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट और उसमें ईस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस, वो एनारोबिक कंडीशन में अगर क्रिया करता है तो उससे एथिल अल्कोहल बनता है। और एथिल अल्कोहल में वाइन भी आती है, बियर भी आती है, एप्पल साइडर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि एप्पल साइडर किस प्रक्रिया का प्रोडक्ट है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का है। या ये भी पूछ सकता है कि फर्मेंटेड है कि नॉन फर्मेंटेड है, तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो जब एक बार एथिल अल्कोहल बन जाता है, एथिल अल्कोहल पे फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो इसके माध्यम से एथिल अल्कोहल पे एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया जो एरोबिक कंडीशन में क्रिया करता है और एसिटिक एसिड और या विनेगर बनाता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि वास्तव में विनेगर किसका प्रोडक्ट है, तो स्पष्ट है एसिटिक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है और अल्कोहलिक का नहीं होगा। और क्योंकि एथिल अल्कोहल अलग से लेकर भी एसिटिक एसिड बनाया जा सकता है, तो हमेशा एसिटिक एसिड ही इसमें, एसिटिक फर्मेंटेशन ही इसमें सही रहेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो पिकल्स, अचार बनाने में या दही बनाने में काम आता है। आपके संदर्भ में अचार उचित है। तो इसमें कैबेज है, मैंगो का अचार बनता है और एनारोबिक कंडीशन में बनता है और उसमें ब्राइन सोल्यूशन की आवश्यकता होती है, यानी हल्का सा नमक उसमें होना चाहिए, तभी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काम करता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया तभी काम करता है जब उसमें ब्राइन सोल्यूशन या साल्ट मिला हुआ हो। इसीलिए अधिकतर जितने भी प्रोडक्ट हैं जो पिकल्स वाले, उसमें प्रायः थोड़ा बहुत नमक मिलाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड जो बनता है उसको, उसमें कई तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। पिकल जैसे मैंगो पिकल्स बन जाता है। जो कैबेज का जो पिकल है जो फर्मेंटेड है उसको सरकाट कहते हैं। याद रखिएगा, कैबेज का जो पिकल है वो सरकाट कहलाता है। और ये बात थोड़ी अलग हटके है, नामनक्लेचर की ही बात है और आपसे हो सकता है ये पूछा जाए। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, मेलार्ड रिएक्शन अकर्स एट। मेलार्ड रिएक्शन फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो उसका तापमान पूछा गया है कि किस तापमान पे होती है। ए है हाई टेम्परेचर, बी लो टेम्परेचर, सी लो एंड हाई टेम्परेचर बोथ, डी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मेलार्ड रिएक्शन किस तापमान पे होती है, उच्च तापमान पे, निम्न तापमान पे, या इस पे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, या कम और उच्च तापमान दोनों पे होती है। तो बच्चों, यहाँ थोड़ा पहले समझ लें, ब्राउनिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें कोई रंग होता है जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो वो दो तरीके से आती है मुख्य रूप से। एक है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यानी जब फूड प्रोडक्ट में एंजाइम होते हैं और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो क्रिया करते हैं, इंटरैक्शन से ब्राउन प्रोडक्ट बनाते हैं, ब्राउन कलर डेवलप करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से एप्पल, बनाना और पोटैटोज़ अगर आप काट के रख दें तो भूरे काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा कलर है वो ब्राउनिंग जो आई है वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। दूसरा होता है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जिसमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो 3 तरीके से घटित होती है। पहला है लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड मेटेलिक कंटामिनेशन। तो लो टेम्परेचर पे जो प्रक्रिया होती है उसको मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। मिलार्ड
एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर न पूछ करके आपसे मिलार्ड रिएक्शन पूछी जा सकती है, और इसमें शुगर और प्रोटीन जो पदार्थ में पाई जाती है उसमें इंटरेक्शन होता है, और उससे एक कलर, खूबसूरत कलर डेवलप होता है खाद्य पदार्थ का। तो इसी को मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे ब्रेड क्रस्ट, जो ब्रेड ये है, ब्रेड जो आप देख रहे हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का है। ये लो टेम्परेचर पे इसको रखा गया है जिससे कि किनारे किनारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये इसी को मिलार्ड रिएक्शन के कारण कह सकते हैं या लो टेम्परेचर के कारण भी कह सकते हैं। काफ़ी है, ये भी मिलार्ड रिएक्शन के कारण ही होती है। तो जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो मिलार्ड रिएक्शन की ही प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। हाई टेम्परेचर को कैरामेलाइजेशन कहते हैं। कैरामेलाइजेशन में कैरामेल कलर बनाने की होता है, एक जामुनी रंग का कलर डेवलप किया जाता है। तो इसमें शक्कर लेते हैं और हाई टेम्परेचर, जैसे तवा है उस पर जब 150 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो जल जाती है, और उसको अगर पानी में घोलेंगे तो काला रंग प्राप्त होता है। इसी को कैरामेल कलर भी कहते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पे होती है। डार्क चॉकलेट कलर जो है वो कैरामेलाइजेशन के कारण होता है। मेटालिक कंटामिनेशन, मेटालिक में मान लिया जिस टिन है, कोई बर्तन है, अगर टिन का बर्तन है और जो फल एवं सब्जियों में टैनिन पाई जाती है, तो टैनिन अगर आयरन से क्रिया करेगा तो एक ब्लैक कलर देगा। तो ये मेटालिक कंटामिनेशन की प्रक्रिया है। दूसरा जैसे कापर का कोई बर्तन है और उसमें फलों में सब्जियों में टैनिन होती ही है, दोनों को रिएक्शन से ब्लैक कलर आ सकता है। तो ब्राउनिंग मुख्यतः दो तरीके से होती है, इंजाइमेटिक ब्राउनिंग, नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो है वो जो ताज़े फल एवं सब्जियां होते हैं उनको काटने से ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा होती है, जबकि नॉन इंजाइमेटिक ब्राउनिंग गर्म करने से, खाद्य पदार्थों को गर्म करने से होती है। गर्म दो तरीके से होते हैं। जब लो टेम्परेचर पे गर्म करके कोई कलर डेवलप किया जाता है उसको मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं, और हाई टेम्परेचर पे कैरामेलाइजेशन की क्रिया या कैरमेल कलर डेवलप किया जाता है उसको कहते हैं। मेटालिक कंटामिनेशन में धातुएं और जो टैनिन संपर्क में आते रहते हैं, उनसे प्रोडक्ट में नए कलर विकसित होते रहते हैं, जो कि एक गलत सिम्टम है, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि इसमें कई प्रश्न छिपे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पे इसको हमने बताने का प्रयास किया है। तीसरा प्रश्न बच्चों है, द पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? पहला है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, बी है प्रिजर्वेशन यानी परिरक्षण, और सी है प्रमोशन। प्रमोशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री में सहायता करना यानी एडवर्टाइज के तौर पे काम करना। तो क्या पैकेजिंग के डी है आल, क्या तीनों इसके उद्देश्य हैं? प्रोटेक्शन माने उसकी सुरक्षा करना, उसका प्रिजर्वेशन करना और उसको बिकने में सहायता करना, उसको प्रमोट करना, जैसे एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले पैकिंग और पैकेजिंग दो शब्द हैं, इनके आप अर्थ समझ लें। पैकिंग में लिखा है सेकेंडरी स्टेप, ये द्वितीयक चरण है। तो इसके मतलब पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप है पैकेजिंग। फर्स्ट स्टेप है पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ ये होता है कि जब हम खाद्य पदार्थ को किसी लिफाफा या पॉलीथीन में पैक करते हैं, जो खाद्य पदार्थ सीधे टच में रहता है किसी भी पॉलीथीन या कोई भी ऐसा मटेरियल है, तो वो पैकेजिंग कहलाता है। जैसे अमूल का ये यहाँ पे पैकेट बना हुआ है, तो ये पॉलीथीन पैकेजिंग का काम कर रही है। इसके अंदर क्या है? मिल्क है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल हुआ। इस पर तमाम इसके डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, चित्र भी बना हुआ है। तो ये पैकेजिंग की बात कर रहा है। जैसे ये अमूल का एक और डिब्बा है, टिन का बर्तन है, ये भी पैकेजिंग मटेरियल, इसके अंदर जो भी पदार्थ है सीधे टच में है इस टिन के बर्तन के। ये पॉलीथीन से रैप करके किया गया है, ये भी पैकेजिंग मटेरियल है। ये तमाम पैकेट रखे हुए हैं, कुरकुरे, चिप्स, ये सब क्या है? पैकेजिंग मटेरियल हैं। ये भी जैसे एप्पल को एक विशेष सुरक्षा देने के लिए इसको लपेटा गया है, ये भी क्या है? पैकेजिंग मटेरियल है। तो पैकेजिंग मटेरियल मतलब जो सीधे प्रोडक्ट के संपर्क में हो, वो पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है। और इन्हीं को जब किसी ये पैकेजिंग करने के बाद किसी गत्ते में भर कर के तब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको पैकिंग कहते हैं। तो ये यानी पहला स्टेप क्या हो गया? पैकेजिंग। पैकेजिंग में जैसे इसका उदाहरण याद रखिए, अमूल या जो भी प्रोडक्ट है सीधे जो टच में आते हैं किसी बर्तन के, तो फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद इस पैकेजिंग करने के बाद फिर उसका सेकेंडरी स्टेप होता है पैकिंग।
पैकिंग में किसी गत्ते में जो पैकेजिंग किए हुए मटेरियल हैं उनको भर के ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा स्टेप है फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो स्वाभाविक तौर से गत्ते में भरकर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जो पैकेजिंग किया हुआ मटेरियल है, और उसको कहीं स्टोर भी करते हैं। फिर इसका क्या है अट्रैक्शन, मैंने कहा देखिए इस पर चित्र बना है और खूबसूरत इसकी पैकेजिंग की गई है, तो इसका अट्रैक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता ही है। वास्तव में इनसे अगर वाहन से जब इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इधर उधर गिरेगा नहीं, प्रोटेक्शन भी हो रहा है, डिस्प्ले प्रदर्शन भी हो रहा है। इसके जो चित्र बने हैं इसके माध्यम से डिस्प्ले हो रहा है। डिज़ाइनिंग, इसमें डिज़ाइनिंग भी अच्छी की गई है, यानी ये सभी उद्देश्य पैकेजिंग के होते हैं, सभी प्रक्रियाएं पैकेजिंग में आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता कर रहा है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना ही है, लेकिन ये भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। मार्केटिंग, जब इस पर एडवर्टाइज किया गया है तो मार्केटिंग में सहायता कर रहा है। एंड सेल, और बिक्री में भी सहायता कर रहा है। अट्रैक्ट कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, पैकेजिंग के माध्यम से कंज्यूमर को आकर्षित किया जाता है, डिजाइनिंग करके डिब्बे या जिस पदार्थ में पैक किया गया है, तो अट्रैक्ट कंज्यूमर। इसका से केवल क्या होता है, सुरक्षा, सेफ्टी की ट्रांसपोर्ट करना और गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। इसमें डिजाइनिंग की कोई बात नहीं होती है, ओनली प्रोटेक्शन, गत्ते में भर करके इसको दूर दूर तक पहुंचाना। तो इस तरीके से पैकिंग और पैकेजिंग का जब अर्थ समझ में आया तो पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज प्रोटेक्शन, ये भी सही होगा। प्रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिजर्व का अर्थ ही होता है कि लंबे समय तक खराब ना होने देना। तो जो ये पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है, जिससे कि वो प्रिजर्व रहता है। ये टिन के बर्तन में भी लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, तो प्रिजर्वेशन। प्रमोशन नहीं है, डिजाइन करते हैं और उसमें ऐसा आकर्षण चित्र बनाते हैं जिससे कंज्यूमर आकर्षित हो। तो डी यहाँ पे उत्तर ऑल ऑफ द सही हो जाएगा। तो पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। बच्चों, चौथा प्रश्न है टेस्ट यूज टू डिटरमिन पेक्टिन इन फ्रूट जूस। फलों में जब हम जेली बनाते हैं तो पहले उसका रस की पेक्टिन टेस्ट करते हैं, आप जानते ही, इस पे प्रश्न हमने पूछा भी है। तो ये कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो पहला है ड्रॉप टेस्ट, दूसरा है अल्कोहल टेस्ट, तीसरा है जेल मीटर टेस्ट, और डी बोथ बी एंड ए एंड बी। तो बच्चों, आप जान ही रहे हैं कि दो यहाँ पर मुख्य रूप से सही हैं, अल्कोहल टेस्ट और जेल मीटर टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट में क्या करते हैं, हम फ्रूट जूस लेते हैं, उसको उसमें ड्रॉप से गिराते हैं, यदि वो एक क्लाट के रूप में सेटल हो जाता है तो पेक्टिन हाई है। अगर उसके क्लाट में न सेटल होकर छोटे छोटे महीन महीन दानों के रूप में वो नीचे बैठता है फ्रूट जूस, तो इसके मतलब उसमें पुअर पेक्टिन है। तो इससे पेक्टिन परीक्षण हो जाता है। अल्कोहल टेस्ट, अल्कोहल माने सामान्य अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, शराब, इसको स्पिरिट कहते हैं, उसमें ले करके उसको डाल सकते हैं। जेल मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से उसकी विस्कासिटी टेस्ट की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि इसमें वास्तव में पेक्टिन कितनी है। तो ये दो ही टेस्ट हैं, बोथ ए एंड बी, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट नहीं होगा, ड्रॉप टेस्ट का कोई पेक्टिन डिटर्मिनेशन से लेना देना नहीं है। जैम के बारे में थोड़ा जानकारी दी गई है आपको। जैम पल्प से बनाया जाता है और जेली जूस से बनाई जाती है। डिफ्रेंसिएशन हमेशा याद रखिए, किसी न किसी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ये बना हुआ प्रोडक्ट ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी अर्धपारदर्शी होता है। इसमें शक्कर, सावरनेस, फलों के खट्टे के आधार पर मिलाई जाती है। इसमें पेक्टिन की मात्रा के हिसाब से मिलाई जाती है। TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इसमें 68% होते हैं, जबकि जेली में 65% होता है। फ्रूट पल्प 45%। फ्रूट पल्प ये होता है कि जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो वास्तव में उसमें फ्रूट पल्प कितना है, तो वो 45% होता है। और फ्रूट जूस भी बने हुए प्रोडक्ट में 45% होना चाहिए, ये FPO का मानक है। इनवर्ट शुगर 40% होती है, इसमें भी 40% होती है। इनवर्ट माने जो सुक्रोज मिलाते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होने लगती है, तो वो कितनी कन्वर्ट होनी चाहिए, 40%। तो ये 40% इसमें जेली में भी 40% ही मानक है। प्लेट टेस्ट, हम अगर इसका अंतिम बिंदु देखना है तो जैम को ये देखिए लिया गया है हल्का सा, और उसको जब हम गिराते हैं तो अगर बहता नहीं है तो इसके मतलब तैयार हो गया, प्लेट में रखते हैं। और अगर उसमें सिरपीनेस है, बहने लगता है, तो और पकाने की ज़रूरत होती है। इसमें ड्रॉप टेस्ट, अंतिम बिंदु ड्रॉप टेस्ट के माध्यम से होता है। इसमें ठंडे पानी में जेली डालते हैं, यदि सीधे बैठ जाती बिना घुले हुए तो जेली तैयार हो गई है। तो ड्रॉप टेस्ट जेली के अंतिम बिंदु परीक्षण के लिए है। टेम्परेचर इसमें
105 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैम में भी 105 डिग्री, जेली में भी 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों में 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका एंड पॉइंट बताता है। इसमें जो बेस्ट जेली जो बनती है वास्तव में गुआवा की जेली बहुत ही अनपैरेलल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट क्वालिटी जेली किसकी है तो गुआवा पे टिक लगाइएगा। और सावर एप्पल, खट्टे जो सेब आते हैं उनकी भी जेली अच्छी बनती है। करोंदा की भी जेली बहुत, लोकार्ट की अच्छी, सिट्रस की, लेकिन गुआवा की मैचलेस जेली है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जब हम परीक्षण करते हैं जैम का तो नीचे टपकाते हैं, ये ज़्यादा पक गया है, ये अभी कच्चा है, और ये जो है परफेक्ट है। सीड टेस्ट कहते हैं इसी को। और ये इसमें एल्कोहल टेस्ट के माध्यम से जो ड्राफ्ट डाला गया है तो इसमें एक क्लाट के रूप में बैठा है, तो इसके मतलब है कि इसमें हाई पेक्टिन है, जूस में हाई पेक्टिन है। तो बच्चों जैम जेली आपके कोर्स की मुख्य चीज़ें हैं, इसको हर तरीके से समझ के पढ़ना चाहिए। हो सकता है आपसे कहीं न कहीं आपसे पूछ लें। 5वां प्रश्न बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझिए। पूछा गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया FSSAI वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ। तो ये इसका किस वर्ष में ये बना था, ये बात पूछी गई है। तो 2006, 2011, 2014, 2000, यानी 2006, 2011, 2014, 2000। तो वास्तव में उत्तर तो इसका बी है, 2011। लेकिन इसको समझने से पहले और भी चीज़ों को समझ लीजिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 ये एक्ट बना, उसके तहत आपको एगमार्क सील जो लगती है वो इसी के तहत लगती है, इसी एक्ट के तहत। और ये एगमार्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, उसके माध्यम से ये मिनिस्ट्री कार्य करती है। और इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में, और सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है नागपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से आपसे कोई भी बात पूछी जा सकती है। और एगमार्क का लोगो जो बना है ये है, पीला रंग का है, भारत सरकार जो लिखा है। तो एगमार्क का जो सील है वो इस एक्ट के तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसको देखती है, और उसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्ट के तहत ही, इस एक्ट के तहत ही FSSAI 2011 अस्तित्व में आया, और इसी ने FSSAI सील अपनी बनाई है। और वो अब लगभग हर प्रोडक्ट पे, ये है भारत सरकार का चिन्ह है, और ये FSSAI, आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे इस समय FSSAI की सील लगी रहती है। तो ये इस एक्ट से 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत FSSAI अथॉरिटी जो बनी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसके अंदर 6 ऑर्डर मर्ज कर दिए गए, और ये PO ऑर्डर 1955 जो है ये भी इसी में मर्ज है, और PFA एक्ट 1955 भी इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बहुत बड़ा एक्ट है, इसके अंदर में सब चीज़ें मर्ज हो गई हैं। और आपसे FSSAI पूछा जा सकता है, तो ये जान लीजिए ये 2011 रहेगा। और एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसमें FPO 1955, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत आता है। अब FPO मार्क भी इसी एक्ट के अंदर बना है, ये FPO का मार्क बना है। और जो भी फल एवं सब्जियों के प्रोडक्ट रहते हैं इस टाइप का अगर मार्क है तो FPO मार्क लिखा भी है, FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, और एक्ट है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसके अंतर्गत FPO मार्क मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत ये सब कार्य करते हैं। BSI एक्ट 1984, BSI मार्क मिलता है, ISI पहले कहते थे, और ये ISI का मार्क अभी चलता है। तो ये एक्ट दिए हुए हैं, उनके अंदर कौन कौन से ये ऑर्डर हैं, कौन मिनिस्ट्री कार्य कर रही है, और ये कुछ सूचनाएं हैं आपको एक जगह मैंने उपलब्ध कराई हैं, आप समझ लें। हो सकता है कि किसी न किसी रूप में आपसे ये पूछा जाए। छठा प्रश्न बच्चों एडल्ट्रेशन अपमिश्रण पे है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये प्रश्न दिया था, कुछ इसमें हमको और सूचनाएं देनी थी, इसलिए हमने इसको पुनः बनाया है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड मीन्स
खाद्य अपमिश्रण का अर्थ क्या है? एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द प्योरिटी, सब्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द प्योरिटी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट अफेक्ट द प्योरिटी, डी आल। तो आप जान ही रहे होंगे, पिछला अगर लेक्चर देखे होंगे उसमें हमने विश्लेषण दिया था, तो डी आल इसमें सही है। एडिशन माने जोड़ देना, सब्सट्रैक्शन कोई चीज़ निकाल लेना, अब सब्स्टिट्यूट किसी का स्थानापन्न कर लेना, किसी कोई चीज़ की जगह पे दूसरे, जैसे घी में गाय का घी मिला करके भैंस का हटा दीजिए या डालडा डाल दीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो पास हुआ था 1954 में। अगर इनेक्टेड आए तब 1955 उत्तर सही रहेगा। एडल्ट्रेशन मैंने बताया था प्योरिटी लॉस या इन्फीरियर क्वालिटी, मैं इसलिए लाया कि ये दोनों तरीके से, एडल्ट्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप जानबूझ के कोई चीज़ मिलाएं तभी, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली दोनों तरीके से ये माना जाता है कि आपने एडल्ट्रेशन किया है और उस पर दंड का प्राविधान है। एडल्ट्रेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, मिल्क और वाटर, मिल्क एंड फैट, और बफेलो मिल्क विद काऊ मिल्क, तो ये सब जब क्रिया करेंगे तो उससे एडल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। मिल्क में पानी मिला दिए, मिल्क से फैट निकाल लिए, बफेलो मिल्क में काऊ मिल्क मिला दिए। क्यों काऊ मिल्क मिलाया जाता है? क्योंकि काऊ मिल्क में फैट कम होती है और बफेलो मिल्क में फैट ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा फैट उतना महंगा दूध बिकता है। तो उसको इन्फीरियर क्वालिटी करने के लिए या गलत तरीके से लाभ कमाने के लिए ऐसा किया जाता है। अनइंटेंशनल अगर मिल जाता है, भूल से भी, आपकी लापरवाही से भी, तब भी वो एडल्ट्रेशन की श्रेणी में आएगा। जैसे इग्नोरेंस या निग्लिजेंस, ध्यान नहीं दिए, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज, आपके भंडारण की कुछ गड़बड़ियाँ थी जैसे, और उसमें क्या हुआ, फूड कंटामिनेटेड विद टॉक्सिन्स एंड इंसेक्टिसाइड, अगर टॉक्सिन्स कोई विषैले पदार्थ या कोई इंसेक्टिसाइड मिल गया तब भी आपका एडल्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। इग्नोरेंस, निग्लिजेंस, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज में फूड कंटामिनेटेड विद इंसेक्ट्स एंड माइक्रोब्स, यदि आपने लापरवाही से उसको भंडारित किया है और उसमें सूक्ष्म जीव और कीड़े मकोड़े भी पड़ जाते हैं, तब भी वो एडल्ट्रेशन की श्रेणी में आएगा। हमारा उद्देश्य इसका ये बनाना है कि आप जान लीजिए एडल्ट्रेशन में अनइंटेंशनल, इंटेंशनल दोनों तरीके से आता है और दोनों में दंड का प्राविधान है। 7वां प्रश्न बच्चों है, मैच द एडल्ट्रेंट्स। पहला है मस्टर्ड सीड को मैच करना है अर्जिमोन सीड से, काफ़ी, चिकोरी और सेफ्रॉन डाइड टेंडल्स ऑफ मेजका, टी लीव्स, ब्लैक ग्राम हस्क और ग्राम हस्क विद कलर, आल मैच्ड। तो बच्चों यहाँ पे सभी मैच हैं। मस्टर्ड सीड सरसों के बीज में, अर्जिमोन जिसको मैक्सिकन पापी कहते हैं, गांव में भटकटया भी कहते हैं, कांटेदार पौधा होता है, उसके बीज को अगर मिक्स कर देंगे और उससे तेल निकालेंगे, क्योंकि अर्जिमोन के बीज में भी तेल होता है और उसके बीज भी सरसों जैसे मैच करते हैं, और उसको अगर हम कंज्यूम करेंगे तो पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाती है और बहुत तीव्र डायरिया होती है, उसको ड्राप्सी कहते हैं उस बीमारी को, और जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये मैच है मस्टर्ड सीड अर्जिमोन सीड से। काफ़ी, चिकोरी, चिकोरी की रूट्स को ड्राई करके और उसको क्रश करके पाउडर जब काफ़ी में मिला देते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो ये भी मैच है चिकोरी। सेफ्रॉन, केसर, केसर में डाइड टेंडल्स ऑफ मेज काप, डाइड माने रंगे हुए, मेज काप जो मक्का का भुट्टा होते हैं उसके टेंडल होते हैं, उनको रंग करके जब सेफ्रॉन में मिला देते, केसर में मिला दिए जाते हैं, तभी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ये कॉमन एडल्ट्रेंट है। टी लीव्स, चाय की पत्ती में जो ब्लैक ग्राम हस्क, उड़द की दाल जो होती है, उड़द का जो छिलका होता है ऊपर का, उसको हस्क भूसी, और ग्राम हस्क चना की भूसी जिसको रंग देंगे काले रंग के, तो वो टी में मिला देते हैं जिससे कि चाय की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसमें हमने कुछ डिटेल लिखा हुआ है। मस्टर्ड ऑयल, अर्जिमोन सीड, ऑयल सीड मैक्सिकन पॉपी कहते हैं, और इससे ड्राप्सी नामक बीमारी हो जाती है। अगर ये पेचिस आने लगे, दस्त आने लगे, तो जान लीजिए कि इसमें आपका मस्टर्ड ऑयल में अर्जिमोन सीड मिला हुआ है। काफ़ी में चिकोरी, चिकोरी की रूट्स होती हैं और रूट का पाउडर होता है। इसकी पहचान के लिए स्प्रिंकल काफ़ी पाउडर ऑन वाटर, थोड़ा पानी लीजिए, उस पर काफ़ी पाउडर स्प्रिट छिटकिए हाथ से, तो क्या होगा, काफ़ी पाउडर फ्लोट एंड चिकोरी सिंक डाउन। काफ़ी का जो पाउडर होगा अगर ओरिजिनल होगा तो वो फ्लोट करता रहेगा, नीचे नहीं बैठाएगा, लेकिन चिकोरी का अगर मिला रहेगा पाउडर, वो नीचे पानी में बैठ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए चिकोरी मिली हुई है। सेफ्रॉन, केसर, डाइड टेंडल्स ऑफ मेज काप, इनकी पहचान के लिए स्ट्रेंथ एंड डिजॉल्व टाइम। स्ट्रेंथ माने मजबूती, अगर धागा खींचेंगे
अगर आसानी से टूट जाता है तो मक्का का टेंडल मिला हुआ है। और डिजायर टाइम का अर्थ ये है कि अगर उसको पानी में घोलेंगे तो केसर का जो धागा होता है उसको लंबा समय लगता है घुलने में और देर तक घुलता है, लेकिन जो डाई मिला हुआ टेंडल होगा एकाएक घुल जाएगा, अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएगा। तो इससे पता लगा सकते हैं कि वास्तव में सैफरान में मिलावट है कि नहीं है। चौथा है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में ब्लैक ग्राम हस्क, यानी अगर उड़द की दाल का छिलका या चने की दाल का छिलका मिला हुआ है तो क्विक लाइम बुझा हुआ चूना लीजिए और एक शीशे की प्लेट में और उस पर चाय की पत्ती छिटकिए। अगर वो रेड, ऑरेंज और अदर शेड्स, उसी की हल्की सी शेड्स ऑरेंज की आती हैं तो जान लीजिए कि कोल तार डाई मिली हुई है। और इफ़ स्लाइट ग्रीनिश येलो कलर आता है, हल्का हरा पीला रंग आता है, तो कोई मिलावट नहीं है और शुद्ध चाय है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेड ऑरेंज कलर का एकदम आता है तो कोल तार डाई मिली है। और कोल तार डाई तभी मिलाई जाएगी जब उसमें ब्लैक ग्राम या रेड ग्राम की भूसी मिली होगी, तो इसके मतलब चाय आपकी गड़बड़ है। अगला है हींग। हींग में सैप स्टोन, एक मुलायम पत्थर आता है बिल्कुल हींग के कलर का ही, उसको पीस के मिला देते हैं तो हींग को ऐसा फोर्टिडा भी कहते हैं। सेक विद वाटर स्टोन सेटल डाउन। अगर हींग लीजिए, हल्की सी घोलिए और उसको कुछ समय छोड़ दीजिए तो क्या होगा, अगर स्टोन मिला, सोप स्टोन, घिया पत्थर मिला होगा तो नीचे बैठ जाएगा और नहीं मिला होगा तो समान रूप से वो फैला रहेगा। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च में पपाया के बीज मिलाने का काफ़ी प्रचलन है। पुट इन स्पिरिट पपाया सीड फ्रूट्स। एथिल अल्कोहल लीजिए, शराब लीजिए और उसमें 4-5 दाने 10 दाने अगर डालिए। अगर पपाया के बीज होंगे तो तैरते रहेंगे, अगर पपाया के बीज नहीं होगी, शुद्ध काली मिर्च होगी तो वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो आप पता लगा सकते हैं काली मिर्च में मिलावट है कि नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ आपको इसी के पहचान, ये आपका है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज हैं। ये मैक्सिकन पापी है, आपने इसका देखा होगा कि जंगली तौर पे उगती रहती है और इसमें बीज बनते हैं वो बिल्कुल सरसों जैसे होते हैं और मिक्स करके वो टॉक्सिक ऑयल बनाते हैं। ये हमारी चाय है और ये हमारी उड़द के दाल के छिलके हैं। जब आपस में मिल जाते हैं और उसको डाई कर देते हैं तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये हमारा शुद्ध या सही सैफरान है और ये मक्का के भुट्टे के टेंडल हैं। इन्हीं को जब इसमें ऐड कर दिया जाता है डाई करके तो ये ख़राब हो जाता है। ये चिकोरी का पौधा है और ये उसकी रूट है, ये चिकोरी की रूट है और ये इसका पाउडर है। ये चिकोरी है और इसी का पाउडर काफ़ी में मिलाया जाता है एडल्टेंट के तौर पे। तो बच्चों, हमने कुछ विश्लेषणात्मक एडल्टेंट्स के बारे में बताया, आपको याद रखना चाहिए। 8वां प्रश्न बच्चों है, मोस्ट कमर्शियल स्पीसीज ऑफ मशरूम इज। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि सबसे व्यावसायिक स्तर पर भारत में उगाई जाने वाली मशरूम की कौन सी प्रजाति है। पहला है पैडी स्टा मशरूम, वाल्वरेला स्पीसीज कहते हैं जिसे। दूसरा है वाइट बटन मशरूम, एगरिकस कहते हैं। सी है ओयस्टर मशरूम, प्लूरोटस। और डी है ढिंगरी मशरूम। तो इसमें से कौन कमर्शियल रूप से उगाया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वाइट बटन मशरूम। ये बच्चों वाइट बटन मशरूम का फिगर है, आप देख सकते होंगे पैकेट में कमर्शियल रूप से बाज़ार में उपलब्ध रहता है। इसी को वाइट बटन मशरूम कहते हैं, बटन मशरूम भी कहते हैं। और एगरिकस इसका जीनस है। ये है ओयस्टर मशरूम, ओयस्टर को ढिंगरी मशरूम भी कहते हैं। तो ये ओयस्टर मशरूम है जिसका प्लूरोटस स्पीसीज है। ये है पैडिस्टा मशरूम जिसको कि वॉल्वरेला कहते हैं। तो इस तरीके से 3 मशरूम हमारे देश में व्यावसायिक स्तर पर उगाए जाते हैं। उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो बटन मशरूम है। इसका सीक्वेंस हमने लिख दिया है, सबसे ज़्यादा बटन, उसके बाद पैडिस्ट्रा और तीसरे नंबर पर ढिंगरी मशरूम। ढिंगरी मशरूम को ओयस्टर मशरूम भी कहते हैं। ये अगर पूछे इसका DMR कहाँ है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अब वो निदेशालय है, पहले NRC था, अब ये डायरेक्टरेट हो गया है। तो DMR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, तो मशरूम शोध का निदेशालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।